नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। आज मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी है। 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा मचवाए गए कोहराम के बारे में सुनकर आज भी लोग बता दें सिहर जाते हैं। मसूरी में आज श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी, मंत्री गणेश जोशी समेत कई नेता शामिल हुए। सीएम धामी ने मसूरी में शहीद हुए 6 राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये भी बता दें कि आज से ठीक 30 साल पहले उत्तराखंड आंदोलन की मांग कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर मसूरी की शांतवादियों में पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इस भीषण गोलीकांड में 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। भाइयों बहनों, 2 सितंबर 1994 का ये दिन मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियों का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नजदीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था किस प्रकार से जगह जगह कहीं कोई दुकानों में जा रहा था, कोई घरों में जा रहा था, और बहुत सारे लोग तो उस समय, क्योंकि वहां नेपाल की सीमा पास में है, नेपाल भी चले गए। और ये घटना उस समय के जो सत्ताधारी दलों के लोग थे, उनके दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बिल्कुल निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि उत्तराखंड की नींव हमारे बलिदानियों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, ये राज्य हमारे आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जब तक राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर नहीं लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों को, जिसके लिए अभी सुभाष बर्तवाल जी ने बताया कि राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर 10% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। हमने शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को जो शुरू में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए और 4,500 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। पहले के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित को क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब जो नया विधेयक आया है उसमें चिन्हित आंदोलनकारियों की प्रत्येकता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में सेवायोजित भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और अब भी मैं किसी भी मंच पर जाता हूं, राज्य के अंदर जाता हूं, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति
पूरे परिश्रम के साथ, लगन के साथ और अच्छे कौशल के साथ आज जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में भी हमारे राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है, उत्तराखंड, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अगर उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाला है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली बैठी है। सबने इस बार ताली बजा दी है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने राज्य की मातृशक्ति को नमन करते हुए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे बलिदानियों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा, परंपराओं का संरक्षण हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। इसी उद्देश्य से पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए हैं। राज्य के अंदर रहने वाले अब हर वर्ग, हर पंथ, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग, उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है जहां सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया, जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 44 में संविधान निर्माता जिसका प्रावधान कर गए। हम सबको गौरव है कि हमने संविधान निर्माताओं के सपनों को भी धरातल पर देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले उतारने का काम किया है। वहीं प्रदेश के युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी हमने लागू किया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है, जिसको देखते हुए चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगाया गया है। ऐसे में 3 सितंबर तक केदारनाथ जबकि 5 सितंबर तक बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। कई जिलों में भारी से बहुत तेज भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ऐसे में एक ओर जहां भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं नदी नाले भी उफान पर है। उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते चारधाम यात्रा पर भी ब्रेक लगाया गया है। ये बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 5 सितंबर तक बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा को स्थगित किया गया है, तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा को भी 1 से लेकर 3 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में जो चारधाम पर यात्री आ रहे हैं उनसे निवेदन भी किया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं, क्योंकि मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है और रेड अलर्ट इस दौरान देखा जा रहा है। तमाम जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्कूलों की छुट्टी भी की गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा पर जो यात्री आ रहे हैं उनसे भी लगातार निवेदन किया जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रुकें और अपनी चारधाम यात्रा को अभी के लिए स्थगित कर दें। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि तमाम जिलों में अभी भूस्खलन जैसे हालात भी बने हुए हैं। यात्रा मार्ग जो हैं, जो रोड है, वो पूरी तरह से बाधित हैं और ऐसे में कई एनएच भी बंद है, जिनको खोलने का काम भी लगातार तेजी से चल रहा है। कई क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहां पर भी लगातार टीमें अपना कार्य कर रही हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं और कई जिलों में यह भी देखा जा रहा है कि पानी यानी कि गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है, जिससे किसानों की फसलें भी बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड में आफत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है और सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर यात्रा जरूरी ना हो तो उसको स्थगित करें और ऐसे मौसम का मिजाज देखकर ही घरों से बाहर भी निकले। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हाल ही में बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल गायब होने का आरोप लगाया और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनीफ पाठक ने कहा कि चौफाल और हेमराज जैसे वरिष्ठ और आदरणीय नेताओं के बीच उठे मसलों को पार्टी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह की बातों को आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा।
देखिए जो अभी मामला निकल कर सामने आया, बिशन सिंह चुफाल जी भी हमारे बहुत आदरणीय, बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे और लगातार विधायकी उन्होंने जीती है और हेमराज बिष्ट भाई साहब भी हमारे काफ़ी बड़े और पुराने नेताओं में गिने जाते हैं। तो दोनों में जो इस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसको लेकर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने पहले ही साफ कह दिया है कि जो ये बातें हो रही हैं, उसमें आपसी बैठ के आपसी बातें कर इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, तो उसमें इस तरीके की चीजें निकल कर ना आए, उसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। ये सब परिवार हम सब एक साथ मिलते बैठते हैं, बातें रखते हैं, तो इस तरीके की छोटी मोटी बातें निकल कर आ जाती हैं और उसको दूर भी बहुत जल्दी किया जाता है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस बयान से देश भर में 140 करोड़ जनता में गुस्सा और आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। जबकि खुद कांग्रेस पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन करती है, तब उनकी जुबान नहीं खुलती, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए नीचता की हर हदों को पार कर रही है। जिस प्रकार से बिहार में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी और आरजेडी के मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, गालियां दी गई, उसको लेकर वो किसी भी शर्त में क्षमा योग्य नहीं है। इसको लेकर के पूरे देश भर में 140 करोड़ जनता में आक्रोश है, गुस्सा है और इसको लेकर के लोग बहुत नाराज़ हैं। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है और जब वो स्वयं देश भर में हिंसक प्रदर्शन करते हैं उस पर उनकी जुबान नहीं निकलती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साबर पार्क के सालाना उर्स के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करती है। वहीं कलियार हज हाउस में हुई बैठक में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेख ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार मेला क्षेत्र को 4 जोन और 13 सेक्टरों में बांटा गया। इसके अलावा दरगाह में प्रवेश निकासी के लिए अलग गेट होंगे। वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग केवल निर्धारित स्थलों पर ही होगी। साथ ही पुलिस कर्मियों को असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। मैंने सुबह भी आज निरीक्षण किया था। बारिश के वजह से हमारा आज रेड अलर्ट भी है और कल ऑरेंज अलर्ट भी है। उसी हिसाब से हमारा मेला ग्राउंड हो गया और कई जगह पे पानी का निकासी के लिए टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह हमें मोटर लगा के हम पानी का निकासी कर देंगे ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीजों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन हैंगर लगाया है उसमें मैटिंग करा रहा है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखे। और वो इस बार हट के ठेका नहीं दिया गया, इस बार नगर पंचायत को ही दिया गया कि साफ सफाई रखने के लिए, तो उस वजह से भी वो हमारे प्रशासन के अंदर ही काम कर सके। लेकिन जो मेले का जो मेन पीक है वो सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना था, इसलिए आज हमारी जो अन्य जनपदों से फोर्स आनी थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्य थानों का फोर्स था, वो मैक्सिमम पहुंचा है। प्रॉपर मेले की क्या एसओपी है, क्या हमने करना है, क्या हमारा डाइवर्जन प्लान होगा, हमारी पार्किंग का प्लान क्या होगा और हमने क्या क्या यूनिट्स अपनी यहाँ स्टैब्लिश कर रखी हैं, उसको लेके फोर्स को ब्रीफ करना जरूरी था। तो आज चूंकि डीएम साहब और एसएसपी साहब एक बड़ी मीटिंग में है, तो जॉइंट साहब और हमारे इन पे ये ब्रीफिंग हुई है, फोर्स को प्रॉपर ब्रीफ कर दिया गया है। और कल से चूंकि हमारा मानना है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो आज से हम प्रॉपर अपना जो ड्यूटी चार्ट है उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी 24/7 स्टार्ट करेंगे। चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ ऑलवेथर सड़क लगातार 5 दिन से बंद चल रही है, जिस कारण चंपावत का पिथौरागढ़ से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। कई वाहन अभी भी सड़कों पर फंसे हुए हैं। साथ ही एनएच की मशीनरी और प्रशासन लगातार सड़क खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारी बारिश और लगातार आ रहे मलबे से स्वाला में स्थित ये हालात पद से बदतर हो चुके हैं। इसके अलावा संतौला डेंजर जोन पर भी भारी मलबा आने से ऑलवेदर सड़क बंद
पड़ी है। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अजय गणपति लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चंपावत में कल रात से सभी थाना क्षेत्रांतर्गत लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नेशनल हाईवे 09 टिपन टॉप तथा स्वाला में 2 जगह पे बारिश हो चुका है। इसके अलावा 2 राज्य मार्ग और 5 ग्रामीण सड़कें बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें प्रशासन द्वारा निरंतर जेसीबी मशीन्स द्वारा रोड क्लियरिंग का रोड ओपनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिन थाना क्षेत्रांतर्गत सूचनाएं प्राप्त हो रही है वहां पर तुरंत पुलिस की क्यूआरटी टीम्स जो होती है डिजास्टर्स की, वो मौके पे पहुंच के तुरंत राहत बचाव का कार्य कर रही है। बनबसा थाना अंतर्गत पचपकरिया, देवीपुरा इन एरियाज में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी विजिट कर समीक्षा की गई और हमारे द्वारा भी निरंतर कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जगहों का जायजा लिया जा रहा है और समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सभी अधिकारी, पुलिस अधिकारी फील्ड में मौजूद है तथा राहत बचाव के कार्य में निरंतर जुटे हुए हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी जान माल की क्षति ना हो। सभी नागरिकों को यही आह्वान किया जाता है कि वो लोग आवश्यकता पड़ने पर, अर्जेंसी होने पर ही घर से बाहर की यात्रा करें, अनावश्यक रूप से यात्रा। चमोली जिले में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। वहीं भूस्खलन से पूरा थराली खतरे की जद में आ चुका है और ग्रामीण सड़कें बंद होने के चलते सालों साल इस तरीके की परेशानियों से जूझते हैं। लेकिन ऐसे में बता दें कि दुरुस्त इलाकों से खाद्यान्न संकट लगातार बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा पिंडर नदी रौद्र रूप में बह रही है, जिसका पानी रामलीला मैदान, मंदिर और पिंडर पब्लिक स्कूल परिसर तक पहुंच गया है। साथ ही लगातार हो रही बारिश से संभावना है कि पिंडर नदी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में स्थिति प्रशासन पर पिंडर नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट रहने के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते थराली नगर क्षेत्र में अपर पासार और थारा क्षेत्र बिजली आपूर्ति यहां पर ठप पड़ी है। कुमाऊं में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आईजी कुमाऊं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईजी कुमाऊं रितिम अग्रवाल ने बताया कि थानों और चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर किसी कॉलेज में चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी या हुड़दंग होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे चौकी प्रभारी और थाना इंचार्ज की होगी। आईजी की यह चेतावनी साफ संकेत देती है कि इस बार चुनावों में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक छात्र संघ के चुनाव से संबंध है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली समस्त थाना प्रभारियों के साथ एक वीसी की थी और क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि जिन-जिन थाना क्षेत्रों में पूर्व कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाले लोग हैं, आपस में प्रतिद्वंद्विता पुरानी है, तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई पहले ही कर ली जाए। किसी भी प्रकार से लाठी डंडे, गोलियां, ये सब का कल्चर जो है हम तभी बंद कर पाएंगे जब पुलिस उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई समय से कर पाएगी। और यदि किसी भी प्रकार से पुरानी प्रतिद्वंदिता के चलते छात्र संघ चुनाव के दौरान कोई वायलेंस सामने आता है तो संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से ठंड ने भी दस्तक दे दी है। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ के निचले इलाकों में देर रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। वहीं आसपास के पहाड़ियों में इस सीजन का पहला हिमपात भी हो चुका है। मानसून बारिश के साथ अब क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है। पत्रेपुरी और होटल कारोबारी राम नारायण भंडारी ने बताया कि पत्रेपुरी की ऊंची पहाड़ियों पर देर रात से बर्फबारी होने से धाम के तापमान में गिरावट हुई है। वहीं चिनाब वैली समेत कागशुबुंडी क्षेत्र और बद्रीनाथपुरी के नीलकंठ क्षेत्र, नर नारायण समेत ज्योतिर्मठ क्षेत्र के ठंड के साथ शीतलहर भी यहां शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा के महोत्सव पर फुलकंडी के मंदिर आने के साथ ही
नीलकंठ घाटी और उसके आसपास की पहाड़ियों पर आज सुबह से ही बर्फबारी देखी जा रही है, जिससे बद्रीनाथ में ठंडक बढ़ गई है और लोगों ने गर्म कंबल और मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं और इसके साथ ही शीत ऋतु का यहाँ पर आगाज़ हो चुका है। इसके बाद ठंड बढ़ती जाएगी और आसपास की चोटियाँ हल्की बर्फबारी में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं। बद्रीनाथ का नज़ारा बर्फबारी से बहुत ही मनमोहक हो गया है और नीलकंठ घाटी के आसपास और नीलकंठ पर्वत पर ताज़ी बर्फबारी साफ देखी जा रही है। उत्तराखंड में आपदा के चलते कई लोग हताहत हुए हैं। वहीं पिथौरागढ़ के एनएचपीसी पावर हाउस की टनल के मुहावरे पर मलबा आने से सुरंग में 19 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 8 लोगों को अभी तक बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 11 लोग अभी भी टनल के अंदर हैं। इसको लेकर पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टनल के भीतर कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है, जबकि आपदा प्रबंधन सचिव का कहना है कि अभी तक 11 लोग टनल के भीतर हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि पावर सप्लाई करने के लिए अंदर कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। वो सभी 11 लोग अंदर सुरक्षित हैं, उन्हें इमरजेंसी द्वार से निकाला जा सकता है। किसी प्रकार से कोई खतरे की बात नहीं है। जो एनएचपीसी का मेन वर्तमान में कोई भी टनल के अंदर या जो पावर हाउस के अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है, लेकिन आवाजाही की प्रक्रिया जो है इमरजेंसी एक्सेस के माध्यम से करी जा सकती है। जो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं वो एनएचपीसी के चालू हैं, उसके लिए न्यूनतम संख्या में जो कर्मचारी अधिकारी चाहिए वो पावर हाउस के अंदर हैं। पुनः स्पष्ट करना है कि एनएचपीसी पावर हाउस के अंदर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है जिसमें कि हम ये कहें कि कोई वहाँ अंदर फंसा हुआ है। जो एनएचपीसी की जो सामान्य कार्रवाई है वो चल रही है और बाहर जो मलबा हटाने की कार्रवाई है उसको अलग से किया जा रहा है, वो जो कि जल्दी ही अगले कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी। देखिए, एनएचपीसी में किसी प्रकार से कोई खतरे की बात नहीं है। जो एनएचपीसी का मेन जो अंदर का जो है पोर्शन सुरंग है, जो उसमें थोड़ा सा मलबा आया है। जो लोग खतरे में थे उनको निकाल लिया गया है। वर्तमान में 11 लोग अंदर हैं और उसमें इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था है। जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी वो बाहर आराम से निकल आएंगे। वो फंसे हुए बिल्कुल नहीं हैं, सुरक्षित हैं और पावर हाउस को चलाने के लिए जितने मिनिमम लोगों की आवश्यकता है वही मिनिमम लोग अंदर हैं। उनको न रहने से फिर पावर प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाएगा, पावर सप्लाई, पावर जनरेशन बंद हो जाएगा। तो जनरेशन को बनाए रखने के लिए उनको वहाँ रखा गया है, वो सभी सुरक्षित हैं और उनसे काम लिया जा रहा है। रास्ते को खोले जाने का कार्य भी किया जा रहा है। जो ही रास्ता खुलेगा हम तत्काल जो है उसको उनको बाहर निकाल लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ऑन बिल टीवी। नमस्कार।